नमस्कार। भारत का विभाजन इतिहास का वो पन्ना है जिसने लाखों जिंदगियों पर असर डाला। पर इसके पीछे की सोच क्या थी? आज हम एक बहुत ही खास सोर्स के जरिए उस तर्क को समझने की कोशिश करेंगे जिसने ये दावा किया कि बंटवारा कोई राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक जरूरत थी। तो इस पूरे तर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करना होगा। आखिर वो क्या चीज़ है जो लोगों के एक समूह को एक राष्ट्र बना देती है? क्या वो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है या फिर कुछ और? इसी सवाल के जवाब में बंटवारे के बीच छिपे थे। तो उस सवाल का जवाब इस सोर्स के हिसाब से मुस्लिम लीग की इस एक घोषणा में छिपा है। ये एक ऐसा बयान था जिसने उस समय के भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की पूरी बुनियाद को ही सीधी चुनौती दे दी, जो अब तक अखंड भारत को एक राष्ट्र मानता आया था। तो चलिए पहले खंड की बात करते हैं, एक राष्ट्र की घोषणा। अब देखिए, ये ऐलान सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये तो हिंदू राजनेताओं के लिए एक वैचारिक झटके जैसा था। सालों से वो ये तर्क देते आ रहे थे कि भारत एक है और इसी एकता के आधार पर वो आज़ादी की मांग भी कर रहे थे। अब उस एकता पर ही सवालिया निशान लग गया था। सोर्स के मुताबिक हिंदू नजरिए से देखें तो एक राष्ट्र का जो ये विचार था ना, वो सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं था, बल्कि राजनीति की एक ठोस जरूरत भी थी। उनका तर्क बड़ा सीधा था। अगर हम अंग्रेजों को ये साबित कर दें कि भारत एक एकजुट राष्ट्र है, तभी हम स्वशासन यानी स्वराज का दावा मजबूती से कर सकते हैं। ये एक रणनीतिक जरूरत थी। तो अब दूसरा खंड आता है, राष्ट्र क्या बनाता है। अब देखिए, हमारे सामने दो दावे आ गए हैं। एक, भारत एक राष्ट्र है, और दूसरा, भारत में मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि राष्ट्र का असली मतलब क्या होता है। इस सोर्स के हिसाब से इसकी परिभाषा क्या है? सोर्स के मुताबिक राष्ट्र ये कोई नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं है। ये एक एहसास है, एक सामाजिक भावना। और जानते हैं, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ अपनों के लिए भाईचारा और दूसरी तरफ जो अपने नहीं हैं उनसे एक अलगाव का एहसास। अब राष्ट्र की परिभाषा को और साफ करने के लिए ये सोर्स पहले उन चीजों को एक-एक करके खारिज करता है जो एक राष्ट्र नहीं बनाती। पहला तर्क है नस्ल का। जैसा कि रेनान ने कहा, इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी नस्ल शुद्ध नहीं है, इसलिए नस्ल के आधार पर राष्ट्र बनाने की बात बस एक कल्पना है। फिर दूसरा तर्क आता है भाषा का। सिर्फ इसलिए कि दो लोग एक ही भाषा बोलते हैं वो एक राष्ट्र नहीं बन जाते। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड दोनों अंग्रेजी बोलते हैं पर अलग देश हैं। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में 3-4 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वो खुद को एक राष्ट्र मानते हैं। और फिर आखिर में बात आती है जमीन की। रेनान के मुताबिक सिर्फ एक ही जमीन पर रहने से कोई राष्ट्र नहीं बन जाता। जमीन तो बस एक खाली मंच की तरह है, उस पर कहानी और आत्मा तो इंसान ही भरते हैं। तो अगर नस्ल नहीं, भाषा नहीं, जमीन भी नहीं, तो फिर आखिर क्या है राष्ट्र? इस सोर्स के अनुसार राष्ट्र एक आध्यात्मिक सिद्धांत है और ये दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, एक साझा अतीत जिसमें सुख और दुख दोनों शामिल हों, और दूसरा, भविष्य में भी एक साथ रहने की अटूट इच्छा। तो चलिए अब तीसरे खंड पर आते हैं, एकता के बंधन। अब जब हमने राष्ट्र की परिभाषा समझ ली है, तो अब हम उस तर्क को देखते हैं जो इस सोर्स के मुताबिक हिंदू पक्ष ने यह साबित करने के लिए दिया था कि भाई भारत तो इन सभी पैमानों पे खरा उतरता है और वाकई में एक राष्ट्र है। उनका तर्क इन 4 बातों पर टिका था। पहला, नस्ल की एकता, मतलब ज्यादातर लोगों के पूर्वज एक ही थे। दूसरा, भाषा की एकता, क्योंकि एक ही इलाके में लोग एक ही भाषा बोलते थे। तीसरा, देश की एकता, क्योंकि सदियों से वो एक ही जमीन पर साथ रह रहे थे। और चौथा, सांस्कृतिक एकता, क्योंकि कई रीति रिवाज और आदतें एक जैसी थीं। अब आते हैं इस सोर्स के खंडन पर जो इस मूल दावे पर चोट करता है कि हिंदुओं और मुसलमानों का वो आध्यात्मिक सिद्धांत, मतलब वो साझा अतीत था ही नहीं। ये स्लाइड इस सोर्स के तर्क का आप कह सकते हैं सबसे मजबूत पॉइंट है। यहां तर्क ये दिया गया है कि दोनों समुदायों के हीरो और जिनकी वो इज्जत करते हैं वो एकदम अलग हैं, बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं। जिन्हें एक समुदाय अपना हीरो मानता है, दूसरा समुदाय उन्हें एक आक्रमणकारी के तौर पर देखता है। ऐसे में साझा अतीत कैसे हो सकता है? और इस ऐतिहासिक बंटवारे को और मजबूत करने के लिए सोर्स मुस्लिम आक्रमणों के एक बहुत लंबे दौर का हवाला देता है।
तर्क ये है कि इन करीब करीब 750 सालों के इतिहास ने उत्तरी भारत का जो मिजाज था, जो संस्कृति थी, उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और उसे बाकी भारत से अलग कर दिया। और इस पॉइंट पर सोर्स एक बहुत ही दमदार कोट के साथ अपनी बात खत्म करता है। मतलब बात यह है कि अतीत को भुलाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो धार्मिक पहचान से ऐसा जुड़ा है कि उसे अलग करना नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर अतीत अलग था तो क्या भविष्य साथ हो सकता था? और यहीं पर जो फिलॉसफी वाला तर्क है ना, वो आकर राजनीति की शिकायतों से मिल जाता है। सोर्स के मुताबिक यही वो शिकायतें थी जिन्होंने एक अलग राष्ट्र के विचार को एक मजबूत राजनीतिक मांग बना दिया। और राजनीति की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के जो भी वादे किए गए थे वो जमीन पर कभी पूरे ही नहीं हुए, और बस यहीं से भरोसे की जो नींव थी वो टूट गई। सोर्स दो खास राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करता है जिनसे ये कड़वाहट और अलगाव की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहला तो ये कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की इकलौती नुमाइंदगी करने वाली पार्टी मानने से साफ इनकार कर दिया, और दूसरा, कांग्रेस ने अपने शासन वाले सूबों में लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने से भी मना कर दिया। इन दोनों ही फैसलों ने अलगाव की आग में घी का काम किया। और ये इस पूरे तर्क का शायद सबसे तीखा हिस्सा है। सोर्स के मुताबिक इन राजनीतिक फैसलों को सिर्फ एक मामूली असहमति की तरह नहीं देखा गया, बल्कि यह महसूस किया गया कि ये तो मुसलमानों को सत्ता से पूरी तरह बाहर करके एक प्रजा जाति यानी सब्जेक्ट रेस बनाने की कोशिश है। मतलब एक ऐसा समूह जो देश में तो रहेगा पर असली ताकत उसके हाथ में कभी नहीं होगी। तो इस राजनीतिक शिकायत को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कहानी में पिरोया गया है। मतलब शासक होने से लेकर अंग्रेजों के अधीन एक और प्रजा बनने तक का सफर, और अब एक ऐसे भविष्य का डर जहां वो हिंदुओं के अधीन एक प्रजा बनकर रह जाएंगे। इस नजरिए से देखें तो बंटवारा एक तरह से इस स्थिति से बचने का एक हताश प्रयास था। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक चुभते हुए और अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस सोर्स के तर्क के मुताबिक यही वो डर था, यही वो संघर्ष था जिसने आखिरकार बंटवारे की मांग को जन्म दिया। एक ऐसे भविष्य का डर जहां आजादी के बाद भी एक समुदाय शासक होगा और दूसरा सिर्फ एक प्रजा बनकर रह जाएगा।